आखिर वो कौन सी बातें रही जिसके कारण इतनी बड़ी कामयाबी? सीधे संजय मेस्टन में आपके पास आते हुए अगर दो लाइन में मैं सारे मेहमानों से जानना चाहूं कि वो कौन सी बड़ी बातें रही कि दुनिया के सारे मुल्कों को साथ पाने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली, और भविष्य की चुनौतियां भी क्या देख रहे हैं आप? देखिए, कई बातें, लेकिन मुख्य तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी की लीडरशिप, अच्छा टीम वर्क, सही टीम का सिलेक्शन करना, जो शेरपा थे और जो बाकी पूरी टीम थी, और खासकर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अव्वल दर्जे का कहा है। और जो उनके साथ टीम थी, उसमें जो यंग ऑफिसर्स थे, डिप्लोमेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने बहुत अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब जो टेक्स्ट है वो पढ़ने में सबको एक बहुत खुशी होती है, और इनडायरेक्ट और डिस्क्रीट मैसेजेस भी गए हैं, चाहे रशिया को गए हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को गए हैं, कि जो पहले पैराग्राफ्स हैं वो पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में काफी डिस्क्रीट मैसेजेस हैं, और साथ में रशिया की तारीफ भी की है। यहाँ तक ये बोला है कि जो टर्की ने वो वहां पर इस्तांबुल प्रोसेस करवाया था यूनाइटेड नेशंस के साथ ग्रेन एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें यह भी बोला गया है कि जो रशिया के फर्टिलाइजर्स हैं और उसके ग्रेन्स हैं, शामिल यूक्रेन के ग्रेन्स, ये अनहिंडर्ड जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट हिंट है इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया के ऊपर भी। तो ये पूरा विस्तार से सही टीम, और जो प्राइम मिनिस्टर की बॉन्डिंग है, जो पर्सनल बॉन्डिंग विद ईच लीडर, उन्होंने कितनी रिस्पेक्ट दी, और हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश को बुलाया, वो बहुत अहम वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश भी एक बहुत जरूरी है। और हर जगह कुछ काउंटर मेजर्स हमने ऐसी चीजें की हैं जो स्ट्रेटेजिक उसमें एडवांटेजेस हैं। जैसे बांग्लादेश को के साथ हम चाइना को भी मैसेज दे रहे हैं कि आप ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करिए। और जो हमने ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी किया है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमने बीआरआई को निगेट कर दिया है, बैकग्राउंड में कर दिया है। और अभी ये जो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप और सऊदी अरेबिया और ये सारे, और फिर अरब और इजराइल के बीच में ये जो रोड जाएगी, ये रेल लिंक जाएगी, मेरे ख्याल हमने एक स्ट्रेटेजिक मूव किया है कि उनके रिलेशनशिप अच्छे कर देंगे। तो ये बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक जी, और चाइना के लिए भी बहुत। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हिंदुस्तान जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर का साथ भी उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको देते हैं, G20 के कार्यक्रम में आपको बताते चले, IMF की डिप्टी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ भी पहुंची हुई थी, और उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बड़ी खबर है। इसी साल 15 अगस्त को हम सब ने देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कहा गया था कि जब मेरा तीसरा टर्म आएगा तो हिंदुस्तान थर्ड टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और अब देखिए दुनिया के किस तरह से बड़े बड़े लोगों का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। IMF की डिप्टी डायरेक्टर हैं गीता गोपीनाथ, जिनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। रोबिंदर जी, उनके इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? यकीनन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हमें तेजी से काम करना होगा, क्योंकि चीन से अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, चाहे अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम देख लें या फिर तकनीकी के लिहाज से देख लें, हम काफी ज्यादा पीछे खड़े हैं। लेकिन उम्मीदों भरे भारत की अब तस्वीर बुलंद होने वाली है। 2030 के पहले ही कम से कम गीता गोपीनाथ के बयान से ये साबित हो रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? नो, एब्सोल्युटली, इनका बयान बिल्कुल करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर हमारी 7% जीडीपी बढ़ती रही पर ईयर, तो 2027 और 28 के बीच में हम 5 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर हमारी 8% बढ़ी है 7.5, तो बल्कि हम 27 या हो सकता है उससे कुछ महीने पहले बढ़ जाए। सो ये एब्सोल्युटली, ये कोई वो हवा से नंबर नहीं निकाल रही है, एस्टीमेट है। भारत की एवरेज जीडीपी 7% तो एटलीस्ट बढ़नी चाहिए। बट यस, उसके लिए हमें कमर टाइट करनी है, जितने ज्यादा हम पार्टनरशिप्स कर सके, जो भी कर सके। मैं क्विकली वापस आता हूं आपके पॉइंट पे कि 2-3 चीजें इस पूरे इस पे क्या अच्छी बड़ी ली। पहली बात, दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस में है, कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, इस समय दुनिया में टोटल लीडरशिप का वैक्यूम है। यूएन इनफेक्टिव है, सिक्योरिटी काउंसिल, और यूएन की जो फूड और लेबर ट्रेड वगैरह वो भी ढंग से काम नहीं कर रही है। तीसरा, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ऑन प्लैनेट अर्थ, और हम राइजिंग इकोनॉमी है, जैसे अब भी बात हुई, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है। और इंडिया का जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे पास दुनिया को देने का, दुनिया को इस समय लीडरशिप चाहिए, किसी एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो कॉन्फिडेंस के साथ कहे हाँ हम कुछ चीजें कर सकते हैं। और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड एज अ बिजनेस ही देखिए, आप हमारे देश की सभ्यता देखिए, फिलॉसफी देखिए, गांधी के वैल्यूज देखिए, जो कि दुनिया को मदद कर सकते हैं। हम वो चीज डंके की चोट पे, और दुनिया को जरूरत है, वैक्यूम है लीडरशिप का, और हम वो ले रहे हैं। और हमें भी, मतलब दुनिया को जरूरत है, सबको जरूरत है, इस प्लैनेट के लिए जरूरत है।
ये बड़ी बात आपने कही कि लीडरशिप की अभी कमी है। दुनिया भर के तमाम मुल्कों को अगर हम देखें तो एक बड़ा नेतृत्व जो दुनिया के तमाम मुद्दों से परेशानियों को का हल दिला सके, उसकी कमी से यकीनन इस वक्त समूचा विश्व जूझ रहा है। और इस तरह की बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान को मिल सकती है क्योंकि वो मानव केंद्रित विकास पर ज्यादा बल देता है, बजाय इसके कि हम इस देश के साथ युद्ध करें, इनको पीछे छोड़ दें, यहां पर हमला करें, इनको पीछे छोड़ दें, इनको यहां से धकेल कर दूसरे उनके जमीनों पर कब्जा कर लें। भारत की वो सोच कतई नहीं है। और क्या अशोक सज्जनहार जी, वो बड़ा मैसेज दे पाने में हिंदुस्तान आज कामयाब हो गया है। मानव केंद्रित हमारी व्यवस्था है, यही 2500 साल पहले यहाँ के स्तंभ में भी उकेरी गई थी जब पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कल सुबह कही थी, और वही बात आज गांधी के जरिए भी कहते हुए वो नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए आप मानव केंद्रित विकास के बारे में बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जब आपने बात कही तो मेरे जहन में उनका एक कही हुई बात आ गई। उन्होंने कहा था, there is enough in the world for every man's need but not for one man's greed। मतलब पूरी दुनिया की जरूरतों के लिए हमारे पास सब सामान है, परंतु अगर एक मनुष्य भी बहुत इतना अपना ग्रीडी हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया भी काफी नहीं है। तो यही है जो भारत ने संदेश दिया है। देखिए, भारत एक ब्रिज बिल्डर बनकर सामने आया है, भारत एक कंसेंसस बिल्डर बनकर सामने आया है। हमारे और जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, हमारे कोलीग एम्बेसडर जितेंद्र मिश्रा ने और रविंदर सचदेव ने, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। जो पूरी दुनिया एकदम तितर बितर हो गई है, उसमें बहुत बड़ी खाई आ गई है, पूर्व और पश्चिम में और उत्तर और दक्षिण में। और जितेंद्र मिश्रा जी, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वरना आपकी बात रह जाएगी। इस खाई को पाटने में हिंदुस्तान को क्या कामयाबी मिलेगी सर, 2 लाइन में जल्दी से। सबसे बड़ी तो हमारी स्टेटस दुनिया में बढ़ेगी और भारत की जनता के उनके आगे देश का जब सम्मान बढ़ता है तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं, और उनके हौसले बढ़ेंगे तो हम नंबर 3 तो हो ही जाएंगे, नंबर 2 भी हो जाएंगे 2050 में, और शायद 2100 में नंबर 1 भी बन जाए। उसी दिशा में हमें जाना चाहिए और हमारी रणनीति बहुत दूर से देखनी चाहिए, हमारे देश कहाँ जा रहा है, सब मिलके चलें, और इससे दुनिया का भी फायदा है। बिल्कुल सर, हम दूर की सोच कर साध रहा है समूचे मुल्क को। इस वक्त हिंदुस्तान, उसमें बड़ी कामयाबी मिली है G20 के जरिए, और ये सब कुछ संभव हो पाया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानी जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया उनकी बातों को सुनती भी है और मानती भी है। G20 से आज यही बड़ा संदेश देने में हिंदुस्तान को मिली है बड़ी कामयाबी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।